वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस वीडियो में आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले है लेक्चर नंबर 1 जो कि इस पूरे कोर्स का और इस वीडियो का पहला लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है डेफिनेशन। तो बिजनेस की डेफिनेशन है क्या? बिजनेस का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए उसको हम बिजनेस कहते हैं। मुनाफा कमाने के लिए कोई भी काम किया जाता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कोई सामान खरीदा और उसको आगे मुनाफा रख के बेच दिया तो उसको हम बिजनेस कहेंगे, यानी कि कारोबार। और जो वर्ड बिजनेस आया है ये बिजनेस ड्राइव हुआ है वर्ड टर्म बिजनेस से। तो टर्म बिजनेस से वर्ड बिजनेस आया है। अब है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप का या एंटरप्रेन्योर का वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक पर्सन जो है वो सर्च करता है अपॉर्चुनिटी को और उसको फिर हासिल करने की कोशिश करता है। और ये पर्सन कौन होता है? ये एंटरप्रेन्योर होता है। अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से अलग होते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं वो वही चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, वही चीज़ें कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में जो चलती आ रही होती है पुरानी। जबकि जो एंटरप्रेन्योर होता है ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में होता है, ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है और फिर उनको कोशिश करता है उनको अवेल करने की। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? बिजनेस में इंडस्ट्री शामिल है और कॉमर्स शामिल है। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री में का मतलब ये कि रॉ मटेरियल की कन्वर्जन करना फिनिश गुड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे आटे से रोटी बन रही है तो ये भी एक तरह की कन्वर्जन होती है। और इसमें होता क्या है कि फॉर्म यूटिलिटी होती है, यानी कि जब एक चीज़ की फॉर्म तब्दील हो जाती है तो उससे उसकी जो है यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है। अब आटे से अगर रोटी बन जाती है तो आटे की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी रोटी की ज़्यादा वैल्यू है। नाउ द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री की भी टाइप्स होती हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में दो तरह की इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन की जाती है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज की, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जीन्स चेंज किए जाते हैं, जैसे पोल्ट्री फॉर्म है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, अब इसकी 3 टाइप्स हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की जो पहली टाइप है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन की जाती है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, ब्रिजेस है या हाउस वगैरह है। तो इन तमाम चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करने वाली इंडस्ट्री को हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जो कि अक्सर आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरियाज में होती हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन से, लोहे से गाड़ी बनाई गई तो वहाँ पे क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, ये तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे कि बैंक तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इसके अलावा कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, जैसे करियर कंसल्टेंसी भी होती है, अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, डिज़ाइनर है, म्यूजिक कंपोजर है, ये तमाम जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। नाउ द कॉमर्स। अब कॉमर्स किसको कहा जाता है? कॉमर्स का मतलब ये है कि वो तमाम एक्टिविटी जो वेयर हाउस से स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरर के और बायर तक, यानी मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से लेकर बायर तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको कॉमर्स कहा जाएगा। और कॉमर्स की भी 2 टाइप्स है। कॉमर्स में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि सामान खरीदना और उसको मुनाफा रख के बेचना, तो इसको हम ट्रेड कहते हैं, यानी कि तिजारत। और एड टू ट्रेड का मतलब है वो तमाम इंस्टीट्यूशन, वो ऐसे इदारे जो ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे बैंक है, तो उसमें तमाम जो है वो एड टू ट्रेड शामिल हो जाता है। तो कॉमर्स में 2 चीज़ें शामिल है, ट्रेड और एड टू ट्रेड। नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये वो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन जिनकी वजह से पॉसिबल होती है, जिनकी वजह से चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? लेबर शामिल है। लेबर से वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, हर तरह के उन लोगों को लेबर कहा जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यानी कि मजदूर जिन्हें हम कहते हैं उर्दू में। लेकिन नॉर्मली हम मजदूर से मुराद किसी खास किस्म के मजदूर लेते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को भी मजदूर कहा जाता है, यानी कि लेबर। नाउ द कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब वो अमाउंट, वो पैसा, वो चीज़ें जो इन्वेस्टर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एबिलिटी, उन लोगों की जो बिजनेस चला रहे हैं, उनकी काबिलियत, जो लोग बिजनेस चलाने वाले हैं। एंड फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, ये सब शामिल हैं। नाउ द इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम की का मतलब ये है कि वो सिस्टम जो रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए है,
ऐसा सिस्टम जो रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए है। अब रिसोर्सेज दुनिया के अंदर लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उनको एलोकेशन के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज जाएंगे। तो उसी सिस्टम को हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। और इकोनॉमिक सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक तो प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट। इसके अलावा भी इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन ये दो कॉमन है। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास सब कुछ होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज जाएंगे, जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी डिमांड जिस चीज़ की होगी उसके हिसाब से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। नाउ द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस। अब जो एनवायरमेंटल फोर्सेस होती हैं वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल, उसकी भी दो तरह की टाइप्स है। तो इंटरनल जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती हैं। अब जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। और इंटरनल फोर्सेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, अंदर होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। नाउ द शॉर्ट एनालिसिस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसकी डिटेल आप आगे एडवांस कोर्सेज में भी पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दूँ तो शॉर्ट का जो फुल फॉर्म है जो इस एब्रीविएशन की वो है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होती है, कोई भी स्ट्रेंथ हो सकती है, जैसे कि कोई खास प्रोडक्ट है तो वह स्ट्रेंथ हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। वीकनेसेस में अब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो लर्न नहीं कर रही, सीख नहीं रही, वो उसकी वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी, तो ये दोनों तो अंदर होती हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। आपको एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके काम जो है वो तेजी से होता रहे। और थ्रेड्स भी हो सकते हैं, बाहर से कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया तो थ्रेड भी आ सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और देखा जाता है कि क्या क्या कम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर सकती है और किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले सकती है और किस तरीके से थ्रेट से बच सकती है। अब है लेक्चर नंबर 2, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता लग गया होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाती है। और डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम जो होती है, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि जो टोटल इनकम है किसी भी कंट्री की उसको जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो एक एवरेज आ जाता है कि पर पर्सन की कितनी इनकम बनती है एक कंट्री के अंदर, उसी को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इसकी थोड़ी डिटेल आगे आएगी। इसके अलावा जनरल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, यानी किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितनी है या अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। और एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, जैसे रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है। और इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की शरह क्या चल रही है। तो ये तमाम जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होते हैं। अब है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब क्या है, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स। और पॉपुलेशन से ही कस्टमर आता है और पॉपुलेशन से पता चलता है कि मार्केट का साइज क्या है और कस्टमर की नेचर क्या है। जितनी ज्यादा आबादी होगी उतनी ज्यादा साइज ऑफ मार्केट होगा और जिस तरह के लोग वहाँ होंगे उसी तरह की नेचर होगी कस्टमर की। उसके अलावा ये भी पता चलता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है और पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जेंडर बेसिस के ऊपर होती है, जैसे कितने परसेंट मेल है या कितने परसेंट फीमेल है। और पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो फीमेल पॉपुलेशन भी दो तरीके से डिवाइडेड है, एक तो हाउस होल्ड वोमेन है और इसके अलावा एक वर्किंग वोमेन है जो प्रोफेशनल वोमेन है। उसके अलावा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी पता चलता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब ये कि कितनी जो है वो रेट एट विच पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इंक्रीजेस डिक्रीज, किस रेट से पॉपुलेशन जो है किसी भी एरिया की बढ़ रही है या अगर कम हो रही कहीं पे तो कितनी कम हो रही है, तो उस रेट को कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नाउ द पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। अब पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स में जो चीज़ें आती हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो चीज़ें हैं उसमें प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़ देखी जाती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट किन किन चीज़ों को प्रेफर करती है और प्रायोरिटीज़ क्या है गवर्नमेंट की, ये देखी जाती है। अब बिजनेसमैन इसमें ये देखता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्या उस बिजनेस को गवर्नमेंट प्रेफर करती है या नहीं करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है एक्सपोर्ट्स को, क्या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है या नहीं करती। और इसके अलावा गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया हुआ है, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स तो नहीं लगाया हुआ या इम्पोर्ट पे कोई टैक्स जिसे टैरिफ कहते हैं वो तो नहीं लगाया हुआ। इसके अलावा लीगल फैक्टर्स में जो चीज़ें आती हैं उसमें लॉज आ जाते हैं। लीगल से मुराद लॉज, तो लॉज हेल्थ से रिलेटेड लॉज क्या क्या कानून है। इसके अलावा
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या लॉज हैं, और टैक्सेशन से रिलेटेड क्या लॉज हैं, जो टैक्स है उससे रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड लॉज क्या आएंगे, किस तरह की पैकिंग होनी चाहिए, और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्या लॉज हैं कि चाइल्ड लेबर अलाउ है नहीं। जिस तरह हमारे कंट्रीज में तो ये काफ़ी कॉमन है चाइल्ड लेबर, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज में ये बैन है किसी भी बच्चे से लेबरशिप करवाना, उससे काम करवाना। इसके अलावा लेबर यूनियन से रिलेटेड जो लॉज हैं, यानी कि जो लेबर यूनियन बनती है एम्प्लॉयज़ के राइट्स के लिए, उसके रिलेटेड क्या लॉज हैं। नाउ द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को अगर हम देखें तो कोई भी बिजनेस जो है उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मुताबिक चलना पड़ता है। बिजनेस हमेशा जो है ऐसा नहीं होता कि जिस तरीके से आज से 1000 साल पहले था आज का बिजनेस भी वैसी है। बहुत बिजनेस के अंदर चेंजेस आती जा रही है, और जब से इंटरनेट आया है और इस सेंचुरी में जिस तरह से इंटरनेट तेजी से ग्रो कर रहा है, तो अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस भी काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया है ऑनलाइन बिजनेस ने। इसके अलावा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि रिलीजन। अब किसी भी रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं उनका एक काफ़ी असर होता है उनके बाइंग बिहेवियर पे। अब जो भी किसी भी रिलीजन के मानने वाले होते हैं, क्योंकि कोई भी रिलीजन जिस चीज़ को मना करेगा तो लोग उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, और जिस चीज़ को एनकरेज करेगा रिलीजन, लोग उस चीज़ को खरीदेंगे। अब जैसे ज़्यादातर हिंदूज जो है वो वेज होते हैं, तो वो जो है गोश्त वगैरह नहीं खाते और उसको खरीदते भी नहीं है, और इसी तरह मुस्लिम जो है वो अल्कोहल वगैरह जो है कंज्यूम नहीं करते। इसके अलावा नेचुरल फैक्टर, अब नेचुरल फैक्टर्स के अंदर जो है वो एक्ट ऑफ गॉड शामिल है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह। और नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, इसको कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, और बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं उनको डेवलप करनी चाहिए प्रोडक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी के मुताबिक अगर प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो वो ईजिली डेवलप कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम आएगी। अब है लेक्चर नंबर 3। इसमें सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये ऐसा बिजनेस है जिसको एक ही पर्सन ओन करता है, यानी इसका एक ही ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे क्या क्या हैं? इसको बनाने के अंदर फ्रीडम है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, मुश्किलात नहीं आती। इसके अलावा इजीली बना लिया जाता है, इसमें इसको बनाना बहुत आसान है। और इंडिविजुअल जो होता है, जो ऑनर होता है, वो किसी भी शख्स की इंटरफेरेंस के बगैर वो कुछ भी जो है वो डिसाइड कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है जो ऑनर होता है, और इजीली वो ट्रांसफ़र कर सकता है ऑनरशिप अपने बिजनेस की। जिसको चाहे वो अपना बिजनेस बेच सकता है, उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो पूरी की पूरी उसकी ऑनरशिप होती है, एक तब तो पूरी की पूरी उसकी मिल्कियत होती है बिजनेस, और पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी का अपना होता है। अगर उसने एम्प्लॉयज़ रखे हुए उनको वो सैलरी या वेजेस देगा, लेकिन प्रॉफिट पूरा का पूरा उसका अपना होगा। और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है इसमें कि बिजनेस का साइज जो है वो एक्सपेंड कर सके। आप जितनी जितना ज़्यादा वो जाहिर बात है ऑनर एक्सपेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वो बढ़ा सकता है बिजनेस का साइज। और इंडिविजुअल कैन कीप द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस इंटैक्ट, यानी कि जो ऑनर होता है वो सीक्रेट जो है अपने पास रखता है बिजनेस के। सीक्रेट जो है इसमें कभी भी लीक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी और को सीक्रेट पता ही नहीं होता। और इसके अलावा इंडिविजुअल का पर्सनल इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस उसी का होता है, तो वो खास उसका एक इंटरेस्ट होता है जो ऑनर होता है। और ऑनर जो है वो तेजी से डिसीजन ले सकता है, क्योंकि सिर्फ उसी ने डिसीजन लेना होता है। और इसके अलावा इजी टू डिजॉल्व, इसको बंद करना भी बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की कोई शॉप है और वो उसको बंद करना चाहता है, तो वो इजीली बंद कर सकता है, उससे कोई पूछेगा नहीं कि वो क्यों बंद की। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के नुकसान भी हैं, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ फायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो लिमिटेड होता है। एक ही शख्स जब बिजनेस चलाता है तो जाहिर बात है उसके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता, तो कैपिटल का जो अमाउंट है, जो सरमाया है, वो कम होता है। इसमें कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिनों तक ये जो बिजनेस होते हैं ये कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, और इसकी लिमिटेड लाइफ होती है और ऑनर के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। अगर ऑनर बीमार हो जाता है या ऑनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता, इसकी लाइफ जो है वो बिजनेस की ख़त्म हो जाती है। और ऑनर जो होता है बिजनेस का, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जिन लोगों को उसने पे करना होता है, यानी जिनसे उसने कर्जा लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 5 लाख रुपए लगाए हैं अपने बिजनेस में 5 लाख लगाए, लेकिन उसने कर्जा ले लिया था 10 लाख का, तो ऐसी सिचुएशन में ऑनर को 10 लाख रुपए पे करना पड़ेंगे। अब चाहे उसको पूरा बिजनेस भी अगर वो बेच देता है 5 लाख में, तो 5 लाख तब भी बचते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में उसको हो सकता है अपना घर भी बेचना पड़ जाए, या अगर घर नहीं तो अपनी गाड़ी बेचे,
तो इस तरह से उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना पड़ सकता है। नाउ दी पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप भी एक तरह का बिजनेस है। ये रिलेशनशिप है कुछ लोगों के दरमियान जो अपना इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट शेयर करते हैं। जो पार्टनर्स होते हैं वो मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिलके ही प्रॉफिट आपस में शेयर करते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है जो पार्टनरशिप के जो अफेयर्स हैं, जितने भी मामला होते हैं पार्टनरशिप के, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। अब इसके फायदे क्या क्या है? इसमें ज़्यादा कैपिटल होता है क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं। सॉल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ऑनर होता है, कैपिटल कम होता है। इसमें ज़्यादा ऑनर है, पार्टनर्स जितने भी हैं तो कैपिटल ज़्यादा है। रिलेटिवली ईजियर है इसको बनाना, कंपनी के मुकाबले में इसको बनाना आसान होता है, कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल होता है। और शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलके आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं पार्टनर्स जितने भी होते हैं। और लाइट क्रेडिट स्टैंडिंग होती है, यानी कि बिजनेस के पास ज़्यादा लोन अवेलेबल होता है मुख्तलिफ सोर्सेज से क्योंकि ज़्यादा ऑनर होते हैं इस वजह से। और सिक्रेसी होती है, जो भी कुछ सीक्रेट होता है वो ऑनर्स के दरमियान रहता है, पार्टनर्स के दरमियान रहता है। पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस होता है इस पर क्योंकि एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं इस वजह से, तो पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस होता है कि अगर एक ऑनर ने फ्रॉड भी किया तो दूसरे नहीं करेंगे। इसके अलावा बेटर डिसीजन होता है, मिलकर डिसीजन लेते हैं तो बेटर डिसीजन होता है और इजी टू डिसॉल्व, इसको बंद करना भी आसान होता है। अब है लेक्चर नंबर 4। इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप के भी डिसएडवांटेजेस होते हैं जहाँ पर एडवांटेज होते हैं। एक तरफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसमें, यानी कि जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनर्स को जो है वो तमाम डेट जो है वो पे करना पड़ते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही क्यों ना सेल करना पड़ जाए उनको। और शॉर्टर लाइफ होती है इसमें। शॉर्टर लाइफ इस तरह होती है कि जब कोई भी एक पार्टनर डेथ हो जाए किसी भी पार्टनर की, या फिर वो इंसेन हो जाए यानी कि पागल हो जाए अगर, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म रहेगी लेकिन पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसकी मिसाल आप क्रिकेट की पार्टनरशिप से समझ सकते हैं कि जब दो प्लेयर्स के दरमियान पार्टनरशिप चल रही होती है तो एक प्लेयर के भी आउट होने से पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इसी तरह इसमें भी एक पार्टनर के जाने से भी पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लिमिटेड कैपिटल होता है इसमें। अब लिमिटेड कैपिटल इस तरह होता है कि जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है ये अपना कैपिटल होता है पार्टनर्स का, और कभी कभी ये कैपिटल जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो पार्टनरशिप के अंदर ये नहीं होता हो सकता है कि पब्लिक से अपील की जाए कैपिटल की। कंपनी के अंदर क्या होता है कि पब्लिक से अपील की जा सकती है कैपिटल के लिए, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है क्योंकि जाहिर बात है प्रॉफिट पार्टनर्स के दरमियान डिवाइड हो जाता है, तो इसी वजह से पार्टनर्स का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है इस कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। और डिसीजन मेकिंग भी इसमें स्लो होती है। जब पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो उनका डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है, तो इख्तलाफात होते हैं आपस में, उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। और इसमें डिफ़िकल्ट होता है राइट को ट्रांसफ़र करना। एक पार्टनर का जो राइट है उसकी ऑनरशिप का उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है, और हमेशा इसमें चांस होता है कॉन्फ्लिक्ट का भी चांस होता है। नाउ दी टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स भी कई तरह के होता है पार्टनरशिप में, कोई एक तरह का पार्टनर नहीं होता है। एक तो एक्टिव पार्टनर होता है जो तमाम बिजनेस के कारोबार के जो अफेयर्स हैं मामला हैं उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक होता है सीक्रेट पार्टनर, ये वो होता है जो इन्वेस्ट तो करता है बिजनेस के अंदर लेकिन जनरल पब्लिक जानती नहीं है कि ये कोई एक पार्टनर भी है। पब्लिक को नहीं पता असल में तो ये पार्टनर है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता होता कि ये कोई पार्टनर भी है। इसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कारोबार के जो मामला होते हैं उनमें वो एक्टिव नहीं होता। सीक्रेट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का जो बड़ा फर्क है वो ये है कि सीक्रेट पार्टनर हो सकता है कि वो एक्टिव हो कारोबार के मामला में, लेकिन पब्लिक को पता नहीं है कि वो कोई पार्टनर है, इसी वजह से उसको सीक्रेट कहा जाता है, यानी कि उसको छुपा के रखा हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कि ये हमारा पार्टनर है। जबकि स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस के अफेयर्स में वो काम नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक शख्स ने पैसा लगा दिया, उसने कहा कि पैसा मैं लगा रहा हूँ, काम तुमने करना है, तुम पार्टनर हो। तो इस तरीके से जो इस तरह के लोग होते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, और पब्लिक को भी हो सकता है पता हो कि ये भी पार्टनर है लेकिन असल में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसको स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। इसके अलावा सीनियर पार्टनर होते हैं जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की होती है उनको सीनियर कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, और सबसे कम इन्वेस्टमेंट करने वाले जूनियर पार्टनर होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की भी टाइप होती है। एक तो पार्टनरशिप एक एट विल है जिसमें पार्टनरशिप की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है विल ऑफ द पार्टनर, जो तमाम पार्टनर्स हैं उनकी विल के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। ये वो पार्टनरशिप होती है, ये वो बिजनेस होता है जिनमें एटलीस्ट वन पार्टनर की जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितना पैसा लगाया है उतने ही कर्ज की अदायगी की जाएगी,
उसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर ने 1 लाख लगाया तो जितना भी कर्ज चढ़ जाए और वो 1 लाख ही पे करेगा, तो इसको हम कहेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी। सो इन्वेस्टर लाइबल होता है उतने ही अमाउंट तक जितना उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, इसी वजह से हम इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी में एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा भी होना चाहिए जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, एटलीस्ट एक ऐसा हो जिसकी लिमिटेड हो, और एटलीस्ट एक ऐसा पार्टनर हो जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। इसके अलावा पार्टिकुलर पार्टनरशिप भी बनाई जाती हैं जो कि एक ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोजेक्ट बनाया गया, किसी भी चीज़ का एक प्रोजेक्ट बनाया गया, तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है, तो उसको हम पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। जब उसका प्रोजेक्ट का मकसद कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तब उस पार्टनरशिप की कोई ज़रूरत नहीं रही। नाउ द टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब जो पार्टनरशिप टर्मिनेशन होती है वो किस तरह से होती है, या तो बाय नोटिस हो सकती है। इसमें क्या होता है कि अ पार्टनर कैन टर्मिनेट पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर। एक पार्टनर जो है वो टर्मिनेट कर सकता है पार्टनरशिप को, वो नोटिस देगा दूसरे पार्टनर्स को किसी भी रीज़न की वजह से। एंड अपॉन डेथ भी हो सकती है कि ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो। नाउ दी पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें तमाम टर्म्स और कंडीशंस होती हैं बिजनेस की। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो बेटर यही है, बल्कि मस्ट है ये कि पार्टनरशिप डीड बनाई जाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट से आगे बचा जा सके, तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिख ली जाए। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसमें डेट होती है जब एग्रीमेंट बना था उसकी डेट, नेम ऑफ द बिजनेस के बिजनेस का जो नाम है, कारोबार का नाम है वो क्या है, और बिजनेस की नेचर क्या है, किस तरह का बिजनेस है, और इस क्लोज के अंदर बिजनेस का स्कोप कवर किया जाता है। इसके अलावा नेम्स, नाम जितने भी पार्टनर्स हैं उनके, तमाम पार्टनर्स के एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स और ईमेल, ये तमाम चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। और कैपिटल ऑफ द बिजनेस के कितना सरमाया जो है बिजनेस का है। और ड्यूरेशन अगर अटैच है किसी बिजनेस के अंदर तो उसको भी मेंशन किया जाएगा कितनी ड्यूरेशन के लिए है। अगर है मैं कोई एक खास ड्यूरेशन के लिए अगर बिजनेस है, जैसे 5 साल के लिए या 10 साल के लिए अगर है, तो वो भी मेंशन की जाएगी। इसके अलावा ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर की, कौन से पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और अगर कोई किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है तो उसको भी मैं लिखा जाएगा कि कितना अमाउंट उसको जो है वो मिलना चाहिए। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, यानी कि कितने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, किसी पार्टनर को 10%, किसी को 20%, किसी को 40%, तो उसका भी पूरा एक रेशियो इसमें लिखा जाएगा। एंड वेदर पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू विड्रॉ मनी। अगर पार्टनर्स जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं मनी, पैसा निकाल सकते हैं बिजनेस से, तो ये भी लिखा जाएगा और उसका पूरा प्रोसीजर भी लिखा जाएगा कि किस तरीके से वो जो है पैसा निकाल सकते हैं बिजनेस से। और आर्बिट्रेशन, यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सो हाउ डेट कॉन्फ्लिक्ट वुड बी रिजॉल्व बिफोर गोइंग टू कोर्ट। अब आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है तो कोर्ट में जाने से पहले किस तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो पार्टनर्स को क्या करना चाहिए कि अच्छी तरीके से रीड करना चाहिए पार्टनरशिप डीड को, और जितने ज़्यादा क्लोजेस हो सके उतने ज़्यादा क्लोजेस को शामिल कर लें, और कोई भी चीज़ बाकी ना रहने दें ये सोच के कि हम आगे सॉल्व कर लेंगे। बेहतरी यही होती है कि पहले ही जितना जो कुछ शामिल कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में शामिल कर लें। अक्सर बिजनेस इसी वजह से तबाह हो जाते हैं कि वो पार्टनरशिप डीड या तो बनाते नहीं हैं या उसमें उन्होंने कई सारे पॉइंट्स मिस किए होते हैं। इसी वजह से फैमिली बिजनेस भी तबाह हो जाते हैं और कई दोस्त मिलकर भी बिजनेस करते हैं तो वो भी तबाह हो जाते हैं। नाउ द राइट्स ऑफ द पार्टनर। अब पार्टनर्स के राइट्स भी होते हैं, जहाँ एक तरफ उनको उनकी ड्यूटीज़ हैं तो दूसरी तरफ उनके राइट्स भी हैं। तो हर पार्टनर का राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस के तमाम अफेयर्स में और प्रॉफिट ले सके अपने हिस्से का, ये भी राइट है पार्टनर्स का। और वो लीव कर सके पार्टनरशिप को, जो भी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप डीड की, यानी कि पार्टनरशिप को वो छोड़ सके, ये उसका राइट है। और क्लेम दी सैलरी अगेंस्ट हिज सर्विस, और अपनी सैलरी को क्लेम कर सके, अपनी सैलरी ले सके जो उसने सर्विसेज दी हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। और इसके अलावा वो मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सके, ये भी राइट है पार्टनर का। अब है लेक्चर नंबर 5, इसमें है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की जहाँ पर एक तरफ राइट्स हैं, उसकी ड्यूटीज भी कई सारी ड्यूटीज पार्टनर्स ने परफॉर्म करनी है। तो पार्टनर्स को जो है वो मेंटेन करना चाहिए ऐसा अकाउंट कि जो ट्रू बिजनेस पिक्चर की बताए, यानी कि अकाउंट्स मतलब जो अकाउंट्स बनते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो उससे ट्रू पिक्चर बिजनेस की पता चले कि बिजनेस कहाँ पर है, बिजनेस कहाँ खड़ा हुआ है, कितना जो है बिजनेस के पास एसेट्स हैं, कितना प्रॉफिट बिजनेस अर्न कर रहा है।
और पार्टनर्स को जो अपनी पावर्स हैं वो लिमिट में रहते हुए यूज़ करना चाहिए, और वो लिमिट जो पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाइड है, जो पार्टनरशिप डीड में बताई गई है लिमिट्स। और पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए कि वो गवर्नमेंट बॉडीज को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करें। जैसे एफबीआर है तो उनको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, गलत ना प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा पार्टनर्स इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि अपने हिस्से का जो भी लॉस का शेयर है वो पे करें। जितना ज़्यादा किसी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट की होगी उतना ज़्यादा ही उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, जितना, क्योंकि उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी उतना ही ज़्यादा है, तो इसी तरह से उसका लॉस का हिस्सा भी उतना ही ज़्यादा है, तो उसको अपने हिस्से का लॉस जो है वो पे करना चाहिए। और इसी तरह से हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो ऑबे करे डिसीजन को माने जो पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये नहीं हो कि वो अपनी मानी करें और अपनी मर्जी चलाएं। और पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप की, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है उसका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसी बाहर के शख्स को, कोई भी ऐसा शख्स जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है उसको कभी भी इन्फॉर्मेशन ना बताए पार्टनरशिप की। और हर पार्टनर की ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्टनरशिप फर्म्स का जो फॉरम है, जो जगह है, उसको किसी और काम के लिए ना इस्तेमाल करे जब तक वो बाकी पार्टनर्स से इजाज़त न ले ले। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे बात की जाए तो जैसे अब ऑफिस के अंदर एक रूम खाली है, तो ये नहीं कि एक पार्टनर जो है वो उसमें विदाउट परमिशन जो है वो ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो परमिशन अगर वो ले ले तो ऐसा हो सकता है, लेकिन विदाउट परमिशन वो ऐसा नहीं कर सकता। इसी तरह से अब देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे ज़्यादा जो है वो एक बड़ा बिजनेस कहलाया जाता है इन दोनों के मुकाबले में, सॉल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के मुकाबले में। तो जो कंपनीज फॉर्म्ड होती हैं ये कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत होती हैं। अब तो कंपनीज एक्ट 2017 आ चुका है पाकिस्तान में, लेकिन आपके इस कोर्स में कंपनी ऑर्डिनेंस तो 1984 है। अगर आपका कोर्स चेंज हो जाता है और उसमें कंपनी एक्ट 2017 आ जाता है तो फिर आप 2017 लिखेंगे, अदरवाइज आप कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 लिखेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि आपके कोर्स में कौन सा एक्ट या ऑर्डिनेंस पढ़ाया जा रहा है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी असल में है क्या? ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है फॉर मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि कई सारे लोग आपस में मिलते हैं और वो प्रॉफिट बनाते हैं। अब ये किस तरीके से लोग मिलते हैं, क्या है, इसकी डिटेल आपको आगे समझ में आती जाएगी। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं कंपनी बनाने के, लोग क्यों बनाते हैं कंपनी। इससे एक्सपेंड किया जा सकता है बिजनेस को, बहुत ज़्यादा इससे फैलाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्रेडिट फैसिलिटी होती है, लोन इसमें ईजिली अवेलेबल होता है, ईजिली लोन मिल जाता है। और इसके अलावा कैपिटल भी इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सरमाया मिलता है, पब्लिक तक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है इसमें। और ज़्यादा सरमाया होने की वजह से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को कंपनी हायर करती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं फिर कंपनी के पास कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। एक तरफ तो सरमाया भी ज़्यादा, फिर एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा। इसके अलावा एक्सपेंशन इन द स्केल ऑफ द बिजनेस, जो कारोबार का जो स्केल होता है उसके अंदर भी जो है वो इजाफा हो जाता है इसमें। और जो इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स तक होती है। अब अगर किसी ने 10 रुपये का शेयर खरीदा है तो उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब कंपनी में जितना भी कर्जा चढ़ जाए तो उसने अगर 10 रुपये का शेयर खरीदा है तो उसका सिर्फ 10 रुपये ही उसको पे करना पड़ेगा कर्जा उतारने के लिए। ये नहीं कि 10 रुपये से ज़्यादा वो पे करें, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई ऑनर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या वो कंट्री छोड़ के चला जाता है तो उससे भी बिजनेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और लाइफ जो है इस बिजनेस की, कंपनीज की बहुत ज़्यादा होती है पार्टनरशिप या सॉल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में। और इजी टू ट्रांसफर राइट, कोई भी ऑनर अपने हिस्से के राइट जो है वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो अपने हिस्से के शेयर्स बेच सकता है किसी को भी। उसके अलावा कंपनी जो है वो बेटर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है और एक्सपर्ट्स की वजह से ही मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की वो बेटर होती है। और पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस कंपनीज में ज़्यादा होता है किसी भी दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले में। और कोई भी जो है वो कंपनी को से एग्जिट कर सकता है, जा सकता है अगर वो कंपनी को छोड़ना चाह रहा है अपने हिस्से का शेयर बेचकर। ना जो डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब इसके नुकसान भी हैं। ज़रूरी नहीं कि कंपनी के सिर्फ फ़ायदे ही होते हैं, इसके भी नुकसान हैं। इसको बनाना जो है वो बहुत ही लंबा और मुश्किल और टेक्निकल किस्म की जॉब है। आपको इसका कुछ प्रोसेस बताया जाएगा आगे के लेक्चर में, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कंपनी बनाना कितना मुश्किल होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर मुश्किल ना हो तो हर कोई कंपनी बना ले, क्योंकि इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो ऑनर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है प्रॉफिट आपस में डिवाइड होता है और फिर कई सारे ओनर्स होते हैं, इस वजह से लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। और सिक्रेसी भी नहीं होती कंपनीज के अंदर, क्योंकि कंपनीज को कई सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ भी शेयर करना पड़ती है, क्योंकि पब्लिक ने इन्वेस्ट करना होता है। और गवर्नमेंट को भी डबल टैक्स पे करना पड़ता है कंपनीज को। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में स्लो होता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं डिसीजन लेने वाले, सीएसआर डिसीजन भी इसमें बहुत स्लो होता है।
और पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, कुछ लोगों के हाथों में पावर होती है जिनके पास मेजर पोर्शन होता है शेयर का। किसी ने बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लिए 40% या 30% या इवन कि 50% भी अगर किसी ने शेयर खरीद लिया तो उनके पास पावर आ जाती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा शेयर है। अब किसी ने 1% या 2% शेयर खरीदे तो उनके पास में पावर नहीं होती। नाउ द प्राइवेट वर्सेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब कंपनी भी दो तरह की होती है और इन दोनों कंपनीज के अंदर भी काफी डिफरेंसेस हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें तो मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए, जो ऑनर्स होने चाहिए वो 7 होने चाहिए, जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम जो मेंबर होते हैं, ऑनर्स होते हैं, वो 2 होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम इश्यू ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लाजमी जो है वो शेयर इशू करना पड़ते हैं पब्लिक को मीडिया के थ्रू, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको शेयर इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम की अगर बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने साथ वर्ड एलटीडी लगाना होता है जिसका मतलब है लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने साथ पीवीटी एलटीडी लगाना होता है जिसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड। एनुअल रिपोर्ट, अब एनुअल रिपोर्ट की अगर बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लाजमी जो है अपना डेटा जनरल पब्लिक को प्रेजेंट करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर की अगर बात करें तो इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है शेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता शेयर बगैर किसी दूसरे मेंबर्स की मर्जी के, यानी जो दूसरा ऑनर्स है उनकी मर्जी के बगैर। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है उसकी बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करना लाजमी है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो लाजमी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सबमिट करना एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, यानी कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी का जो रजिस्ट्रार होता है उसको जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो लाजमी सबमिट करना होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई ऐसी मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है। टैक्सेशन की अगर बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डबल टैक्सेशन पे करना पड़ता है डिफरेंट इनकम टैक्स रेट पे, 2 बार यानी टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिर्फ एक ही बार टैक्स पे किया जाता है डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स के ऊपर। अब है लेक्चर नंबर 6, तो इसमें आपको कंपनी बनाने के स्टेजेस बताए जाएंगे कि कौन कौन से स्टेजेस से गुजर के एक कंपनी बनाई जाती है। तो पहला स्टेज है प्रमोशन स्टेज। अब प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ आइडिया होता है, एक आइडिया आता है जहन में कि कंपनी बनाई जाए और इस तरह की कंपनी बनाई जाए। उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन किया जाता है लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सेल्स के बारे में कि जो हम कंपनी बनाएंगे उसकी सेल्स के बारे में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी के बारे में। जाहिर बात है कंपनी बनती है तो मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बारे में भी, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स को भी देखा जाता है कि जो बिजनेस हम करेंगे क्या उसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है या फिर एनओसी की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। अगर ज़रूरत पड़ जाए लाइसेंस की तो उसके लिए भी अप्लाई किया जाता है और परमिशन ली जाती है, और अगर कॉपीराइट का इशू हो तो फिर उस सिलसिले में भी प्रिंसिपल कंपनी से परमिशन ज़रूरी होती है। उसके बाद क्या होता है, लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वर्क फॉर गेटिंग देयर ऑन नेम्स, अपना नाम हासिल करने के लिए, और बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। और रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स देखी जाती है कि फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर जो है वो प्रिपरेशन की जाती है डॉक्यूमेंट्स की। 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। मेमोरेंडम क्या होता है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं और कैपिटल लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कंपनी के। और प्रोस्पेक्टस जो होता है ये इनिशिएशन फॉर ऑफर होता है, यानी कि ये प्रोस्पेक्टस वैसे ही होता है जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जैसे व्यू का प्रोस्पेक्टस है, उसमें व्यू के बारे में तमाम डिटेल लिखी हुई है। इसी तरह से कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनी की तमाम डिटेल लिखी होती है जो कि पब्लिक को पेश किया जाता है, दिखाया जाता है कि कंपनी के अंदर ये चीज़ें मौजूद है, तो फिर लोग वो चीज़ें देख के कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज आती है। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है कि तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल किए जाते हैं, रजिस्ट्रार जो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, और परमिशन उससे ली जाती है बिजनेस के लिए, और जो रिक्वायर्ड फीस होती है वो भी जमा करवाई जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए जाते हैं और फीस के साथ जितनी भी फीस रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर एक्सपर्ट जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और ये देखते हैं जो क्लेम्स किए गए वो जस्टिफाइड है या नहीं, यानी जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए ये वैलिड हैं या नहीं है, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ वो देखते हैं, चेक करते हैं। और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देते हैं कंपनी को। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी की एक तरह से बर्थ हो गई है, कंपनी को खुद एक इंसान की तरह एक पर्सन समझा जाता है, तो कंपनी की भी बर्थ हो जाती है। तो जब
बर्थ में जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट होता है इंसान का, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। उसके बाद कैपिटल की कलेक्शन की जाती है। अब जो कैपिटल होता है वो जो फाउंडर्स होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं, वो तमाम पैसा नहीं लगाते, बल्कि पब्लिक से भी अपील की जाती है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आपको बताया गया था कि तमाम पैसा जो है वो ऑनर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम पैसा वो नहीं लगाएंगे जो फाउंडर्स होते हैं। अब प्रोमोटर्स जो होते हैं, जो कंपनी बनाने वाले लोग होते हैं, वो जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं कि बिजनेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, कंपनी की बर्थ हो गई, अब जो है वो बिजनेस अपना स्टार्ट करेगी। तो वो लोगों से बोलते हैं इन्वेस्ट करने के बारे में, और फिर लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब वो प्रोस्पेक्टस वगैरह देखते हैं कंपनी का, और वो जब सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद। और इसी स्टेज को कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी कहा जाता है। और शेयर या स्टॉक जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इन्वेस्टमेंट का। अब ये शेयर 10 रुपये तक का भी हो सकता है। जिसने भी एक शेयर खरीदने तो वो शेयर होल्डर कहलाएगा, और यानी कि शेयर होल्डर का मतलब है कि वो भी ऑनर में कंसिडर किया जाएगा उसको, कंपनी के ऑनर्स में से एक ऑनर। तो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट होती है जहाँ पे शेयर जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, यानी खरीदो फरोख्त होती है शेयर्स की। इसके अलावा कंपनी लोन भी ले सकती है डिबेंचर्स के थ्रू। डिबेंचर्स जो है वो उसको बॉन्ड भी कहा जाता है, तो इसके थ्रू लोन भी लेती है, और जाहिर बात है इसके ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट पे करती है। स्टॉक के ऊपर यानी शेयर्स के ऊपर तो फिक्स इंटरेस्ट नहीं पे करती, उसको तो प्रॉफिट ही होता है, लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर वो फिक्स इंटरेस्ट करती है। और जो डिबेंचर्स जो लोग खरीदते हैं यानी बॉन्ड्स, तो वो ऑनर्स नहीं कहलाए जाते, ये ऑनर्स नहीं होते, क्योंकि इनको फिक्स प्रॉफिट मिल रहा होता है, ये सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं जो इन्होंने पैसा दिया होता है उसके बदले। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, जब कंपनी के पास सारा कैपिटल भी जमा हो गया, तो अब जो है वो बारी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, और उसका सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट का मतलब यही होता है कि अब जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना अलाउ है कंपनी को। अब कंपनी जो है वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है। अब आपको क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन से क्लोजेस शामिल हैं। पहला क्लोज होता है कि नेम ऑफ द बिजनेस। अब जो नेम होता है बिजनेस का वो ऐसा होता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। ऐसा ना हो कि किसी और कंपनी का नाम लेके जो पहले से रजिस्टर्ड है वो नाम रख लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा किसी नेशनल हीरो का नाम कोई नहीं रख सकता, जैसे कायदे आजम का नाम कोई नहीं रख सकता। इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है कंपनी का, उसका बारे में लिखा होता है। अब एक कंपनी के कई सारे ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा एक ही होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्लोज भी शामिल होता है कंपनी का, और ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल जो होता है किसी भी कंपनी का ये मैक्सिमम अमाउंट होता है एक कंपनी का, इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। इसके अलावा लाइबिलिटी क्लोज होता है कि लाइबिलिटी इन्वेस्टर की जो है वो लिमिटेड है जितना उसने इन्वेस्ट किया है। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंपनी के अंदर लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए कंपनी में। इसके अलावा एसोसिएशन क्लोज भी इसमें शामिल होता है। नाउ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो शेयर कैपिटल है, एंड द प्रोसीजर टू चेंज द कैपिटल। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को अपना कैपिटल चेंज करना पड़ जाए, तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर फॉर मीटिंग्स भी इसमें शामिल होती है। मीटिंग्स होती है कंपनी के अंदर, तो उनका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो भी इसके अंदर शामिल होता है, क्या तरीकेकार है। और प्रोसीजर फॉर वोटिंग। अब वोटिंग का भी इसमें प्रोसीजर होता है। कंपनी हमेशा जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके पे चलती है, इसमें कोई बादशाह वाला सिस्टम नहीं होता कि बाप की जगह बेटे को रख लिया जाए, बल्कि इसमें पूरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। वोटिंग के थ्रू इलेक्शन होते हैं। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑफिशियल्स होते हैं कंपनी के, जिनको अपॉइंट किया जाता है कि वो बिजनेस के जो भी मामला होते हैं वो उसको चला सकें। ड्यूटीज और अथॉरिटीज ऑफ डायरेक्टर, जो भी ड्यूटीज होती हैं और जो भी उनको अथॉरिटी मिलती है, जाहिर बात है ड्यूटीज को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी जरूरत होती है, वो लिखी होती है। इसके अलावा राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के राइट्स। अब शेयर होल्डर ऑनर है, जाहिर बात है, तो उनके राइट्स होते हैं। एंड मीटिंग्स, मीटिंग में दो तरह की मीटिंग है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग या डायरेक्टर की। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशंस और सील ऑफ द कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स के दरमियान। इसके अलावा डिसीजंस फॉर रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है जिसको कंपनी एक तरफ हटा के रख लेती है अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, और सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स वो लोग होते हैं जो अकाउंट्स को चेक करते हैं और फ्रॉड वगैरह को पकड़ते हैं, वो लोग होते हैं। और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब है लेक्चर नंबर 7,
इसमें है सबसे पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है वो भी तीन तरह की होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है वो पहली मीटिंग होती है जब कोई भी बिजनेस कमेंस्ड हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद अलावा एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है ये साल में एक मरतबा होती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी होती है जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का कोई इशू आ जाता है। सो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है ये सेक्शन नंबर 77 जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का है वो डील करता है स्टैट्यूटरी मीटिंग को। और कंपनी को लाजमी तौर पे जो है वो 20 दिन पहले का नोटिस देना होता है शेयर होल्डर्स को, मीटिंग से पहले 21 दिन पहले, सॉरी 21 दिन पहले ये नोटिस देना होता है कि 21 दिन बाद जो है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी। और इसमें जो मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं वो किए जाते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्वायर्ड, जो जितना भी कैपिटल कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया है, हासिल कर लिया है। और इसके अलावा डिटेल्स ऑफ मशीनरी परचेज, जितनी मशीनरी खरीदी गई है उनकी डिटेल, और डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ द बिजनेस, जो तमाम जितने भी एरियाज हैं बिजनेस के उनके अंदर जो डेवलपमेंट है उसकी तमाम डिटेल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है जो शेयर इशू किया कंपनी ने उससे मिनिमम अमाउंट जो कंपनी ने सेट किया होता है वो नहीं मिल पाता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अंडर राइटर्स जो होते हैं वो गारंटी देते हैं कंपनी को कि जो बचा हुआ शेयर है वो हम खरीदेंगे अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो अंडर राइटर्स के बारे में बताती है, और ये भी बताती है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो उनको कमीशन पे किया गया होता है अंडर राइटर्स को। और इन्फॉर्मेशन अबाउट एरियर्स टू बी रिसीव, जो भी एरियर्स आ रहा है यानी कि जो फर्क आ रहा है उसके बारे में भी। अब है एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है कि तमाम शेयर होल्डर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस मीटिंग के अंदर, और इसको ये साल में एक मरतबा होती है। और कंपनी को लाजमी तौर पे 20 दिन पहले जो है वो नोटिस देना होता है इस मीटिंग से पहले कि 21 दिन बाद जो है वो हम ये मीटिंग हेल्ड करेंगे। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें इलेक्शन होता है डायरेक्टर्स का अगले साल का। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी जो होती है ये डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है, तो इसके अंदर इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं। तो इलेक्शन जो होते हैं डायरेक्टर के वो इसके अंदर शामिल है ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स तो आपको समझ में आ गया होगा कौन होते हैं जो एक्यूरेसी चेक करते हैं। और यहाँ पे इस चीज़ की थोड़ी उन्होंने डिटेल दी है कि ऑडिटर्स जो रिव्यू करता है एनुअल अकाउंट किसी भी कंपनी के, और रिपोर्ट देता है कि कितने ज़्यादा एक्यूरेट है ये अकाउंट, कितनी ज़्यादा इनमें एक्यूरेसी है, कितनी मतलब फ्रॉड नहीं है या गलतियाँ इसमें नहीं है, तो उन सब पे एक पूरी वो रिव्यू देता है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं और अप्रूव करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के, ऑडिटर्स की सॉरी। और अगर ऑडिटर्स पहले से हायर्ड हैं तो शेयर होल्डर ये देखेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और ये डिसाइड करेंगे कि करंट ऑडिटर्स के साथ काम करना चाहिए या उन्हें चेंज करना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर से भी पूछा जाएगा कि वो विलिंग टू वर्क हैं या नहीं कंपनी के साथ, वो कंपनी के साथ काम करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि जो प्रॉफिट किया जाता है शेयर डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाता है शेयर होल्डर्स के दरमियान, उसकी डिक्लेरेशन भी इसी मीटिंग में डिसाइड होती है। और डिसीजन फॉर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो भी रेम्यूनरेशन है सैलरी वगैरह उसका भी डिसीजन इसी मीटिंग में लिया जाता है। और ऑडिटर्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ, यानी कि वो ये बताते हैं कि कितने अकाउंट जो है वो एक्यूरेट हैं और उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं पाया गया, और किस हद तक वो जो है कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनाए गए हैं। जो भी कंपनी ऑर्डिनेंस जो भी करंट होगा, अब यहाँ पे 1984 की बात की गई है लेकिन अब जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है। तो अब जो कंफर्मिटी चाहिए इस वक्त के हिसाब से 2020 के हिसाब से वो कंपनी एक्ट 2017 के हिसाब से होनी चाहिए। नाउ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है और कब होती है? ये जो है तब होती है जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं और कुछ स्पेशल किस्म के जो बिजनेस होते हैं, और इसमें डिसीजन फॉर डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स से मुराद यही लोन लेती है, जब कंपनी बॉन्ड्स बेचती है, डिबेंचर्स जिसको हम कहते हैं उसको बेच के लोन्स लेती है, तो उसके बारे में डिसीजन लेना होता है, वो भी इसी मीटिंग में होता है। और उसके अलावा कंपनी अगर चेंज करना चाहिए अपना मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो वो भी इसी मीटिंग के अंदर जो है वो चेंज कर सकती है। नाउ द शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है उसको तो ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है कंपनी का। और जितना हिस्सा कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल का इशू किया होता है जनरल पब्लिक को उसको कहा जाता है पेड अप या इशूड कैपिटल। इसी वजह से उसको इशूड कहा जा रहा है क्योंकि वो इशूड किया। सपोज अगर 1 मिलियन कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है और 5 लाख रुपए कंपनी ने जो है वो इशूड कर दिए तो उसको कहा जाएगा इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल।
और जितना हिस्सा कंपनी ने इशू नहीं किया जनरल पब्लिक को वो कहा जाएगा अनइशूड कैपिटल। 5 लाख इशू कर दिया, 5 लाख इशू नहीं किया तो 5 लाख इशूड कैपिटल है और 5 लाख जो है वो अनइशूड कैपिटल है। और ऐसा भी हो सकता है कि जितना कंपनी ने शेयर कैपिटल जो है वो इशू कर रही है कंपनी को उससे ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी जो है शेयर इशू करेगी बैलेटिंग के थ्रू, यानी बाकायदा वोटिंग का एक प्रोसीजर होता है उसके थ्रू, और जितना भी एक्सेस मनी होगा जो ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा वो उनको वापस कर दिया जाएगा। और अगर कम लोगों ने अप्लाई किया है तो जाहिर बात है जितने अगर कम है तो जाहिर बात है ऐसी सिचुएशन में जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ वो पेड अप कैपिटल कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू तो 5 लाख के शेयर किए लेकिन रिसीव हुए उनको अमाउंट 3 लाख का, तो ऐसे सिचुएशन में 3 लाख ही पेड अप कैपिटल हो पाएगा, 2 लाख का जाहिर बात है डिफरेंस आ रहा है। नाउ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी को बंद करना पड़ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है जिसमें कंपनी के जो मेंबर्स है जो ऑनर्स है वो खुद डिसाइड करते हैं कि बंद करने के बारे में। इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन भी होती है कि मेंबर्स जो होते हैं ऑनर वो स्पेशल रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वाइंडिंग अप के बारे में, और अगर वो अप्रूव्ड हो जाती है मेंबर्स के थ्रू तो फिर जो है वो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। और वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी होती है, मेंबर्स जो है अप्लाइड करते हैं कोर्ट को वाइंडिंग अप के लिए बिजनेस के लिए, और कोर्ट खुद से भी कंपनी को जो है वो वाइंडिंग अप कर सकता है, यानी कि बंद कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन में अगर बिजनेस जो है वो बेनिफिट नहीं है सोसाइटी के लिए, या फिर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो कल्चर के मुताबिक नहीं है, कंपनी का कल्चर खराब कर रहा है, बिजनेस इस तरीके का है, तब भी जो है वो बंद किया जा सकता है कंपनी को। या फिर बिजनेस डिसीव कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी बंद किया जा सकता है। और कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा कि बिजनेस को इमीडिएटली तौर पर बंद कर दिया जाए। अब है लेक्चर नंबर 8, इसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब तक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा था, वो सब प्रॉफिटेबल बिजनेस थे। अब ये जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल यानी चंद लोगों का, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो बिजनेस फॉर्म करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, और उसका मेन पर्पस यही होता है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और मदद करें। और लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, लोग क्यों बनाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को? इस को बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलता है क्योंकि रिसोर्सेज लोग आपस में शेयर करते हैं, और इसको बनाना आसान भी है क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है। और जो लोग बिजनेस चला रहे होते हैं उनका इक्वल राइट होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है या उन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं। इसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है, लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और डिसाइड करते हैं बिजनेस के बारे में सोसाइटी के। और इसमें एलिमिनेशन होती है मिडिल मैन की, और उसकी वजह से क्या होता है, सस्ती प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जितने ज़्यादा मिडिल मैन होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी से प्रोडक्ट गई किसी एजेंट के पास, एजेंट से गई होलसेलर के पास, होलसेलर से गई रिटेलर के पास, तो उसमें सबका प्रॉफिट जुड़ता जाता है तो प्रोडक्ट काफ़ी महंगी होती चली जाती है। लेकिन डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाए लोगों को तो उससे क्या होता है, सस्ती प्रोडक्ट मिल जाती है। और गवर्नमेंट फाइनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट करती है इस तरह के बिजनेस को। और इसके अलावा एक फ्रेंडली किस्म का एक माहौल जो है डेवलप्ड हो जाता है इन सोसाइटी के अंदर, क्लोज रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि जो लोग होते हैं आपस में वो लोग चलाने वालों के दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होती हैं। जब ये बिज़नेस शुरू होता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होता है, कई सारे लोगों को एम्प्लॉयज़ के तौर पे भी रखा जाता है, और एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का सेंस डेवलप्ड होता है सोसाइटी के अंदर। और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया जा सके, यानी जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई की जा सके। और इस तरह के बिजनेस में कम खर्चे भी रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अब इसको बनाने के नुकसान भी हैं, जहाँ एक तरफ फ़ायदे हैं। लोगों के पास, जो लोग इसको बना रहे होते हैं उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें, एक एनफ कैपिटल नहीं होता उनके पास। और अवेलेबिलिटी टू हायर प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं मिलते इस तरह के बिजनेसेस के अंदर। और ना मिलने की वजह ये होती है कि जो रिमोट एरियाज़ में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, रिमोट एरियाज से मुराद ट्राइबल एरियाज़ है या फिर विलेजेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे लोगों के पास इतना एक तरफ तो पैसा भी नहीं होता और लोगों के पास ऐसी एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती, इस तरह के लोग भी वहाँ अवेलेबल नहीं होते उन एरियाज़ के अंदर। और लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता इस तरह के बिजनेस का, और इसमें सिक्रेसी भी पाई नहीं जाती। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में सिक्रेसी पाई जाती है उस तरह की सिक्रेसी इसमें नहीं पाई जाती। और नई टेक्नोलॉजी भी इसमें अवेलेबल नहीं होती, और
ट्रू सेंस में इसको बिजनेस भी कंसिडर नहीं किया जाता, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता इस तरह के बिजनेस के ऊपर। और बैंक भी इस तरह के बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि जाहिर बात है ये नॉन प्रॉफिट बिजनेस होते हैं, तो बैंक भी इसको लोन प्रोवाइड नहीं करता। और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी इसमें ज़्यादा होता है, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस बिजनेस को, तो वहीं पर गवर्नमेंट इंटरफेयर भी बहुत ज़्यादा करती है। नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट पहले भी आया है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है। इसके मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है ट्राइज टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है, और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद वो रिस्क लेता है और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिलती है। तो एंटरप्रेन्योर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से अलग होता है, ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है। तो एंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं आखिर? ये वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ खास एबिलिटीज़ पाई जाती हैं जो बाकी बिजनेसमैन में नहीं पाई जाती। इनकी एस्पिरेशन होती है इनके पास, यानी कि होप ऑफ अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए इनकी एक उम्मीद होती है, एक होप होती है कि कुछ हमने हासिल करना है। उसके अलावा ये ज़्यादा स्ट्रेटजिक होते हैं, स्ट्रेटजिक सम्राट, स्ट्रेटजी कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान को। और इनका विजन होता है, एक ख्वाब होता है इनका कि हमने वहाँ पहुँचना है, इस तरह करके इनका एक ख्वाब होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी, ये रिसोर्सफुलनेस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं इनके पास, इनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, इनकी काबिलियत होती है, कंसर्न ऑफ बीइंग गुड, अच्छा होने के लिए इनका कंसर्न होता है। अब है लेक्चर नंबर 9, एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसका इंटरेस्ट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट का इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ रखना है। यानी कि अब एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन तो ये सोचता है कि मैंने कस्टमर को एक बार चीज़ बेच दी बस खत्म, अब कस्टमर से मेरा ताल्लुक। जबकि एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है जिस शख्स के अंदर भी, वही चाहता है कि मेरा कस्टमर बार बार मेरे पास आए। इसके अलावा जाहिर बात है अगर किसी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है और नीड ऑफ कंट्रोल है उसके अंदर, और एबिलिटी टू डील विद अनसर्टेनिटीज़, यानी कि गैर यकीनी जो भी सिचुएशन आती है कोई भी ऐसी, तो उसके साथ डील करना, उसको हैंडल करने की भी काबिलियत होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर। नाउ द बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, और ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बल्कि ऐसे तरीके होते हैं कि जिसके जरिए वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर हिस्से हैं? तो दो सिचुएशन होती है बिजनेस प्लान के अंदर। एक तो बाइंग अ बिजनेस, सॉरी, अगर बिजनेस को बाय किया जाए, पुराना कोई बिजनेस है उसको खरीद लिया, और दूसरा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि शुरू से स्टार्ट किया जाए, कोई बिजनेस, नया बिजनेस शुरू किया जाए। तो इसके अंदर जो हिस्से शामिल है वो ऑब्जेक्टिव्स शामिल हैं बिजनेस के, मार्केटिंग कंपोनेंट है एंड दी फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान, अगर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच किया, अगर नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो फिर ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? नाम शामिल होगा बिजनेस का, और नाम ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि बिजनेस की टाइप क्या है, किस तरह का बिजनेस है। और नेम शुड बी सिंपल, सादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल सा नाम रख लें, बल्कि सिंपल होना चाहिए, और यूनिकनेस होनी चाहिए, नाम अलग होना चाहिए बिल्कुल बाकी नामों से। उसके अलावा लीगल कंसिडरेशन, यानी कि कानूनी तौर पे भी वो नाम ऐसा हो जो अलाउ हो। अब जैसे कोई भी लॉ ऐसा ना हो जो किसी नेशनल हीरो का नाम हो या किसी रिलीजियस पर्सनालिटीज का, यानी जैसे किसी प्रॉफिट का नेम कोई ना रख ले, तो इस तरह नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोकेशन ऑफ द बिजनेस भी इसके अंदर शामिल होती है। और अब है मार्केटिंग पार्ट। अब जो मार्केटिंग पार्ट का हिस्सा है उसके अंदर ये है कि हु विल बी द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस, कौन कौन से लोग जो है वो कस्टमर हैं, और कहाँ पे वो लोकेटेड हैं, किस जगह पे मौजूद है कस्टमर्स, कौन से सिटी में मौजूद है, कौन से प्रोविंस के अंदर मौजूद है, एंड कस्टमर जो है वो क्या कितना पे करना चाहते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, कितने में वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाहेंगे, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विस से, कि उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है। तो इसके अलावा एनालिसिस किया जाता है कॉम्पिटिटर्स का। अब कॉम्पिटिटर्स का जो एनालिसिस किया जाता है उसमें देखा जाता है कि कॉम्पिटिशन की नेचर क्या है मार्केट के अंदर, किस तरह का कॉम्पिटिशन हो रहा है मार्केट के अंदर, और हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है बिजनेस के। उसके अलावा हाउ द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर, हमारी प्रोडक्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो अलग है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से। नाउ द प्रमोशनल पार्ट। अब जो प्रमोशनल पार्ट है उसके अंदर क्या, हाउ विल द मैसेज ऑफ द बिजनेस बी प्रोमोटेड इन द जनरल पब्लिक। अब जो मैसेज है बिजनेस का वो किस तरीके से
जनरल पब्लिक में प्रमोट होगा और किस तरीके से बिजनेस जो है वो लॉन्च होगा। नाउ द फाइनेंशियल पार्ट, अब जो फाइनेंशियल पार्ट है उसके अंदर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी बिजनेस की, और कितना जो है वो बोरो किया जाएगा, यानी कि कर्जा जो है उधार जो है वो कितना जो है लिया जाएगा, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज कितना है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक खास पीरियड ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल एक साल के अरसे के अंदर कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू यानी कितनी इनकम एक्सपेक्ट की जा रही है, और इसी तरह से जब इनकम एक्सपेक्ट की जा रही है तो कितने एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर, और नेट इनकम कितनी, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कितना होगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब ये नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है वो जब इनकम में से तमाम एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं तो जो फिगर आती है, जो अमाउंट बचता है, उसी को नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर कितना हमारा नेट प्रॉफिट होगा या नेट इनकम होगा। और आखिरी वाला जो पॉइंट है वो है इज द बिजनेस फीजिबल और नॉट, यानी बिजनेस जो कर रहे हैं वो ऐसा बिजनेस है भी जिसको अचीव किया जा सकता है, अचीवेबल भी है, पॉसिबल भी है उसको करना, या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो करना पॉसिबल ही नहीं हो। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है उसके अंदर जो चीज़ शामिल होती है कि व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर टू हैंडल द बिजनेस, स्ट्रक्चर क्या होगा बिजनेस को हैंडल करने के लिए। अब है लेक्चर नंबर 10, इसमें है फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइज का वर्ड तो आपने अक्सर सुना होगा, फ्रेंचाइज आपने बल्कि देखे भी होंगे टेलीनॉर के, जैस के और दूसरी कंपनीज के। तो फ्रेंचाइजिंग है क्या, ये भी एक बिजनेस है, ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज जो है वो एग्रीमेंट साइन करती हैं और एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को राइट दे देती है। अब वो राइट कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेलीनॉर का फ्रेंचाइज है तो टेलीनॉर वाले राइट दे देते हैं फ्रेंचाइज ऑनर को, किस चीज़ का राइट दे देते हैं, राइट टू यूज़ द ट्रेडमार्क, कि वो उनका ट्रेडमार्क यूज़ कर सके, उनका नाम यूज़ कर सके, और जो उनके सिस्टम्स हैं वो यूज़ कर सके, उनके मेथड्स को यूज़ कर सके, और उन्होंने जो भी रिसर्च की हो वो भी यूज़ कर सके, और इसके अलावा पैकिंग मटेरियल भी उनका यूज़ कर सके। और फ्रेंचाइज के अंदर जो है वो दो पार्टीज होती हैं, एक फ्रेंचाइजर और एक फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर तो कंपनी होती है जैसे टेलीनॉर है, केएफसी है, मैकडोनल्ड है, और फ्रेंचाइजी वो होता है जिसका फ्रेंचाइज होता है, फ्रेंचाइज की जो जगह है एक्चुअली वो जिसका होता है वो फ्रेंचाइजी कहलाया जाता है। तो फ्रेंचाइजर जो है वो राइट सेल करता है फ्रेंचाइजी को। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंचाइज बिजनेस के, फ्रेंचाइजर को भी फ़ायदा है और फ्रेंचाइजी को भी फ़ायदा है, दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होता है। फ्रेंचाइजर को ये फ़ायदा होता है कि उसको एक अच्छा खासा पैसा मिलता है फ्रेंचाइजी से बगैर कुछ किए हुए, और फ्रेंचाइजी का ये फ़ायदा होता है कि उसको बड़े बिजनेस तक एक्सेस मिल जाता है, एक बड़ा बिजनेस वो कर लेता है, और फेलर रेट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस के। इस वजह से कम होते हैं क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड होती है, ऐसी ब्रांड जो दुनिया भर में टेस्टेड हुई भी होती है, फॉर एग्जांपल केएफसी और मैकडोनल्ड है जैसे, तो वो दुनिया भर में चलती हुई टेस्टेड ब्रांड्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन बिजनेस के फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसके अलावा इनके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी टेस्ट होते हैं। तो इन तमाम वजूहत की वजह से ये बिजनेस बहुत कम ही फेल होते हैं। और फ्रेंचाइजर जो है वो गाइड भी प्रोवाइड करता है फ्रेंचाइजी को, जो भी कोई भी मसले मसाइल आते हैं उसके अंदर, और चॉइस ऑफ लोकेशन होती है, लोकेशन की चॉइस इसमें बहुत अहम होती है, और फ्रेंचाइजर जो है वो हमेशा सपोर्ट करता है फ्रेंचाइजी को अगर कोई भी मसला खड़ा हो जाता है तो। नाउ द डिसएडवांटेज, अब इसके नुकसान भी हैं, वरना तो हर कोई फ्रेंचाइज बिजनेस की तरफ चला जाए। इसको कॉस्ट, इसके अंदर जो कॉस्ट आती है स्टार्ट करने की वो बहुत ज़्यादा होती है, जाहिर बात है फ्रेंचाइजर तो कोई भी पैसा नहीं लगाता, सारा पैसा फ्रेंचाइजी ने लगाना होता है, तो इसी वजह से कॉस्ट इसकी बहुत आती है, और प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है फ्रेंचाइजर को, फ्रेंचाइजी देता है हर साल। प्रोपोर्शनेट से मुराद परसेंटेज वाइज प्रॉफिट, एक हिस्सा, फॉर एग्जांपल अगर 50-50% है तो आधा प्रॉफिट जो है वो फ्रेंचाइजर के पास जाएगा, फ्रेंचाइजी से सारा काम करेगा तो फ्रेंचाइजी, लेकिन प्रॉफिट का आधा हिस्सा किसके पास जा रहा है, फ्रेंचाइजर के पास, क्योंकि उसने राइट्स दिए हुए हैं इस वजह से। और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी फ्रेंचाइजर लगाता है फ्रेंचाइजी के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है अब अगर कोई टेलीनॉर का फ्रेंचाइज खोलता है तो जो टेलीनॉर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसने पूरी करनी होती है, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे बगैर कोई भी फ्रेंचाइज नहीं चला सकता। नाउ द न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस, अब जो इस दौर में बिजनेस हो रहा है इसमें काफ़ी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। आज से 1000 साल पहले या 100 साल पहले जो बिजनेस होता था वो आज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। तो अब ई कॉमर्स और ई बिजनेस आ चुका है, इंटरनेट का यूज़ आ रहा है मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स को,
ऑनलाइन एड्स चल रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट हैं ऐसी जो कि जहाँ पे ऑनलाइन परचेजिंग की जा सकती है, जैसे दराज है, ये वो है, होम शॉपिंग है, और इसके अलावा और भी बहुत सी हैं। और इसके अलावा वोमेन इन बिजनेस, अब आज के दौर में काफ़ी सारी वोमेन जो है वो बिजनेस के अंदर दिखाई देती हैं। कई सारे ऑफिस में आप देखते होंगे कि वर्किंग वोमेन दिखाई देती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, और स्पेशली हमारी सोसाइटी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन अब हमारी सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी चेंजेस देखने में आ रही हैं। और उसके अलावा बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से डिस्प्ले होते हैं, जो ऑफिस डिज़ाइन होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, और स्टाफ भी वेल मैनर्ड किस्म का स्टाफ होता है। अक्सर शॉप्स में भी आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वहाँ के जो स्टाफ के लोग होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं वो, और उनको नॉलेज भी होती है कस्टमर की नीड की, और मार्केट ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनको मार्केट की डिमांड का पता होता है। इसके अलावा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, इस दौर में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लोग अवेयर हैं ग्लोबल मार्केट से, उनको पता है ग्लोबल मार्केट में जो दुनिया भर की मार्केट है उसमें क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, किन किन चीज़ों की डिमांड है। और इंटरनेट ने इसमें बहुत रोल प्ले किया है ग्लोबल मार्केट के एक्सेस के लिए। अलीबाबा, अमेज़ोन, अली एक्सप्रेस, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे दुनिया भर की चीज़ें परचेज़ की जा सकती हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने भी बहुत सक्सेस हासिल किया है। दुनिया भर में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स ने काफ़ी नाम कमाया है। इवन दो के वर्ल्ड कप के अंदर भी, फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फुटबॉल यूज़ हुई, लेकिन कोई भी एक ब्रांड का नाम नहीं बन सका ग्लोबल मार्केट में, कि कोई एक बड़ी ब्रांड हो जिसका नाम बन जाए। तो ब्रांड नेम पाकिस्तान नहीं बना सका, लेकिन और वैसे प्रोडक्ट्स की काफ़ी सक्सेस हुई है ग्लोबल लेवल पे। नाउ द फैक्टर्स फॉर लो फेलियर रेट, अब अगर बिजनेसेस में फेलियर कम आता है तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट्स की प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब जाहिर बात है गवर्नमेंट किसी बिजनेस को प्रेफर करती है या उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा हो, तब भी कोई बिजनेस फेल नहीं होता। और गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करना चाहती है कॉर्पोरेट सेक्टर को, यानी कि जो कंपनी का सेक्टर है उसको सपोर्ट करना चाहती है, तब भी बिजनेस फेल नहीं होते। इसके अलावा आजकल जो बिजनेस सेटअप किए जा रहे हैं वो ज़्यादा प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे किए जा रहे हैं, प्रोफेशनली तौर पे उनको सेट किया जा रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिले तब भी बिजनेस फेल कम होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद बैंक या और कोई भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा इकोनॉमी से भी फ़र्क पड़ता है किसी भी कंट्री की। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जाहिर बात है बिजनेस भी अच्छा चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो लोग फिर चीज़ें भी खरीदेंगे। और इसके अलावा लोग आजकल ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज हासिल कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, और गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए हैं जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जा सके बिजनेस के बारे में, उनको प्रैक्टिकली तौर पे बिजनेस सिखाया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कई सारे ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं। और इसके अलावा स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं जहाँ पे लोगों को हुनर सिखाया जाता है, जैसे डिजी स्किल्स है जहाँ पे ऑनलाइन स्किल्स सिखाया जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं डेवलप करने के लिए मेन पावर से मुराद वही लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक करवाया गया। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो करवाई जाएगी मिड टर्म के लिए, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 11 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक शामिल होंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।